हेलो बच्चों लोग क्या हाल चाल यार। तुम लोगों ने तो क्या धमाल मचा रखा है। एकदम खुश होके मस्त होके इतना खुश होके मेहनत कर रहे हो और मैं भी लेक्चर पे लेक्चर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए यार। सही में मजा आ गया है मेहनत करके 3-4 दिन में। क्या जबरदस्त रूपरेखा तुम लोगों ने बनाया है यार। मस्त मजा दे रहे हैं आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग इस दुनिया के कुछ चुनिंदा लोगों में है जो मेहनत को अपना हथियार बना लिया होता है। और जो मेहनत को हथियार बना लिया ना, उसको इस दुनिया की कोई ताकत ना कभी रोक पाया है ना कभी रोक पाएगा। तो मैं हमेशा बोलूंगा, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा माएंगे, एक खेत नहीं एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया माएंगे। इट टेक्स टाइम बट इट विल हैपन। समय लगता है लेकिन होता है। चलिए शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स और धमाल मचाते हैं 45 मिनट्स के अंदर। चलिए सर, रे ऑप्टिक्स में अपने को 4-5 टॉपिक पढ़ना है, तो बिना टॉपिक लिखे अब शुरू होते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मजा दिलाऊंगा। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है क्या सर? प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर क्या बोलता है कि अगर कोई ये प्लेन मिरर है तो यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच का एंगल जो होता है नॉर्मल से, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि ये एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होता है। ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए नहीं वैलिड है, ये किसी भी तरीके के मिरर के लिए वैलिड है, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो कोई एक आर्बिट्रेरी मिरर हो। जैसे ये मिरर है, मान लो ऐसे पेंटिंग सेंटिंग। अब मान लो यहां पे किसी को रिफ्लेक्शन कराना है, तो वो क्या करेगा? यहां पे किसी को रिफ्लेक्शन कराना है तो क्या करेगा? ये इंसिडेंट लाइट फेंकेगा और यहां पे रिफ्लेक्टेड कर देगा और ऐसे नॉर्मल बना देगा। तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वैलिडिटी के ऊपर अपन क्या पढ़ते हैं सबसे पहले, कि कोई प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनेगा। तो कोई भी इमेज बनाने के लिए प्लेन मिरर में बेटा 2 लाइट रे की आवश्यकता होती है। एक लाइट रे मान लो ऐसे ले लिया, एक लाइट रे ऐसे ले लिया, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे जाएगा और ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर बाउंस बैक हो जाएगा। तो ये दोनों तो इधर कटा ही नहीं। तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है एक चीज कॉल्ड ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन है ये इंसिडेंस लाइट अगर कहीं पे आया, सपोज करो, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। मान लो लाइट यहां से आया और लाइट यहां से आया इस मिरर पे, तो इंसिडेंस लाइट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था उसे बोलते हैं इमेज। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रेज। देखो इंसिडेंस रे इधर मिलेगा नहीं ना, तो ये मिरर पे ये इंसिडेंस हुआ, तो इसको इधर बैक करा, तो ये ऑब्जेक्ट है। और इमेज का डेफिनेशन क्या है? ये क्या होता है? रिफ्लेक्टेड लाइट जो है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है उसे बोलते हैं इमेज। तो ये रिफ्लेक्ट कर गया, ये रिफ्लेक्ट, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ यहां पे। देखो ये हो गया इसका इमेज। एक और चीज देखो, सपोज करो ये मेरा मिरर है और यहां से एक लाइट रे आया ऐसे और एक लाइट रे आया ऐसे, तो क्या होगा? जल्दी से देखो, ये लाइट रे इधर बढ़ाओ, क्योंकि ये जब आ रहा है तो इधर कहीं मिला ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है क्या इसका? है। इंसिडेंस रे के इंटरसेक्शन पॉइंट को बनाओ, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिरर के पीछे बन रहा है, तो ये एक वर्चुअल इमेज। गलत, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंसिडेंस रे के इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये जो राइट यहां से रिफ्लेक्ट करेगा और ये जो रिफ्लेक्ट करेगा तो यहां पे मिलेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन पॉइंट को इमेज बोलते हैं। आया मजा? जैसे यहां पे इंसिडेंस रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट था और रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज था, यहां पे वर्चुअल इमेज है, यानी कि प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है और प्लेन मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है। बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया। तो इमेज कैसे बना? 2 लाइट रे लिया, इसको रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे भी ये कटेगा वहां पे इमेज बनाएगा। तो प्लेन मिरर बराबर बराबर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है। कहानी हो गया यहां तक खत्म। अब हम पढ़ेंगे क्या कि एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखेंगे कि प्लेन मिरर में पूरा का पूरा आदमी को देखने के लिए कितना साइज ऑफ मिरर चाहिए। तो अगर आदमी का हाइट है h, तो मिरर का साइज अगर इसका आधा कर दोगे h/2, तो भी ये आदमी
अपना पूरा इमेज यहां पे देख सकता है, लेकिन प्लेन मिरर में कैसा इमेज देखेगा? वर्चुअल इमेज। तो आदमी के साइज का आधा हाइट वाला मिरर चाहिए होता है उसे पूरा इमेज देखने के लिए। बहुत बढ़िया। अब एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना बेटा। कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 70 डिग्री, तो दो प्लेन मिरर है बेटा, हाँ, ये कितने डिग्री पे है सर? 70 डिग्री पे है। अब क्या बोल रहा है, पढ़ो। बोल रहा है रे इज इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट एन एंगल थीटा। तो अगर इंसिडेंस किया एक मिरर पे एट एन एंगल थीटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो थीटा मतलब इसके ऊपर नॉर्मल बना लो, ये एंगल की बात किया थीटा। इंसिडेंस एंगल मतलब नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल। तो थीटा से आया तो ये थीटा से ही चला जाएगा, तो ये भी हो गया थीटा। ये नॉर्मल है इसके ऊपर, तो ये और ये थीटा, तो ये कितना होगा जानते हो? 90 माइनस थीटा। बोलो हाँ। अब यहां पे ये लाइट रे को ध्यान से देखो, ये 70 और ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा वो बताओ मुझे। तो इसको मान लेंगे x। तो अब क्वेश्चन का आगे लाइन पढ़ेंगे पहले। अब बोल रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन द सेकेंड मिरर, तो सेकेंड मिरर पे रखा दिया। बोल रहा है एंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। तो पहले इंसिडेंस किया पहले मिरर पे, मान लिया मिरर 1, फिर थीटा एंगल पे, फिर क्या किया? रिफ्लेक्ट किया। फिर क्या हुआ? यहां से ये पैरेलल चला गया। तो अगर यहां से पैरेलल चला गया तो यहां पे अपन एक नॉर्मल बनाएंगे इसका। अब मुझे नहीं पता कुछ भी, लेकिन ये पता है कि ये और ये पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल अगर 70 है तो ये भी 70 होगा। थोड़ा ज्योमेट्री यूज हो रहा है। ये 70 और ये नॉर्मल है 90, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री का। ये 20 तो ये भी हो जाएगा 20, और ये 90 का है, ये 20 तो ये भी हो जाएगा 70 का। तो मुझसे क्या पूछा क्वेश्चन वालों ने? पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो इस पूरा ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो तुम लिखोगे 70 प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से क्या निकला? थीटा को उधर करो, 180 को इधर करो, तो थीटा इधर गया तो 180 इधर। इन तीनों का सम करो, 0 0 0, 7 और 7, 7 और 7 14, और 14 9 कितना हुआ? 223, है ना? कितना हुआ? 223 माइनस 180, तो कितना हो गया? 50 डिग्री। क्या ये देखा क्वेश्चन कैसे प्यार से सॉल्व किया हमने? तो एक मिरर के ऊपर थीटा पे गया तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये दोनों बराबर हो गया। फिर दूसरे पे गिरा, दूसरे पे क्या हुआ? पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर गया, उसके चक्कर में ये और ये एंगल बराबर हो गया। तो यहां पे जो नॉर्मल है बेटा वो 90 बनाएगा, और ये 70 क्यों हुआ? क्योंकि ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होता है, तो ये एंगल 20, और यहां पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वैलिडिटी में ये 20 तो ये 20, ये नॉर्मल है तो ये टोटल 90, ये 20 तो ये 70। तो इस ट्रायंगल में टोटल सम हो गया कितना? 180। इसको 90 माइनस थीटा क्यों लिया? क्योंकि ये नॉर्मल और ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो यहां से निकल गया ये 50। अब एक ये क्वेश्चन है कि कितने नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होते हैं। जैसे दो मिरर है मेरे पास, मान लो, इधर देखना बेटा, दो मिरर है मान लो मेरे पास, ठीक है ना? दो मिरर है मेरे पास, ठीक है सर। तो दो मिरर अगर इंक्लाइंड है किसी एक एंगल थीटा पे, तो एक कॉन्सेप्ट बताता है कि जितने भी इस ऑब्जेक्ट के चलते मिरर इमेज बनता है वो हमेशा एक सर्कुलर पाथ पे लाई करता है, ये याद रखना है। इसको मैं प्रूफ तो करता हूं लेकिन अभी समय नहीं है। तो दो मिरर अगर इंक्लाइंड है थीटा पे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, इसके जितने भी इमेज होंगे वो हमेशा सर्कुलर पाथ पे होगा। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है 360 वाला। तो अगर दो मिरर के बीच का एंगल थीटा है तो नंबर ऑफ इमेज का कुछ फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म होता है? अगर सिमेट्रिकली का मतलब होता है एकदम बीच में हो, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। ये एंगल और ये एंगल आधा आधा हो, इसको क्या बोलोगे? सिमेट्रिकल बोलोगे। और एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है बेटा? कि कहीं अलग अलग एंगल पे हो, तो उसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। तो तुम क्या करोगे? 360 को एंगल बिटवीन द मिरर से डिवाइड करोगे।
अगर वो इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेज n-1 होता है। अगर ये इवन है तो सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली, मतलब किसी भी एंगल पे हो, बराबर बराबर नहीं भी हो मिरर के बीच में, तो भी आंसर n-1 ही होता है। लेकिन यदि ऑड नंबर हो जाता है तो सिमेट्रिकली में एक घटाते हैं, और जब एसिमेट्रिकली होता है अलग अलग एंगल पे, तो जो n का वैल्यू आता है 360 में एंगल को डिवाइड करके वही आंसर कर देते हैं। अगर कोई दो प्लेन मिरर है तो ये एंगल हो जाएगा 0। तो प्लेन मिरर अगर ऐसे ऐसे आ गया तो ये इनफाइनाइट इमेज बनाता है, इसका, इस ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट इमेज बनाता है, ठीक, जैसे सैलून वगैरह में होता है। और जब फ्रैक्शन होगा तब क्या, तब जो डिवाइड करोगे उसमें जो मिनिमम नंबर होगा ना वो आंसर कर देना तुम, ठीक। अब आ जाओ आगे की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछता है नीट में हमेशा कि दो मिरर जो है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है टू ईच अदर एंड अ बॉडी इज प्लेस्ड एट मिडल, मिडल मतलब क्या, सिमेट्रिकली, देन टोटल नंबर ऑफ इमेज इज, तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा 360 डिवाइडेड बाय, जल्दी से बताओ, n, n कितना है 60, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, तो कितना बचा 6। अगर ये इवन आया तो नंबर ऑफ इमेज कितना बताया मैंने n-1, तो आंसर क्या होगा 5। यही सिखाया अभी तुरंत कि अगर इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होता है। तो इस पे भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें तुम्हें बताने का जरूरी क्या हो गया है कि क्वेश्चन बोल रहा पर्सन इज 6 फीट टॉल, 6 फीट लंबा आदमी है, बोल रहा है हाउ टॉल मस्ट अ वर्टिकल मिरर बी इफ ही इज एबल टू सी द इंटायर लेंथ। तो अभी क्या बताया, अगर मेरे को पूरा लेंथ देखना है तो मेरे हाइट का आधा होना चाहिए मिरर का, तो 6 फीट का है तो 3 फीट का साइज होना चाहिए। सीखते जा रहे हो ना बेटा, ओके। अब ये 72 वाला क्वेश्चन एक बार तुम सॉल्व कर लेना। 360 को डिवाइड करना 72 से, तो कितना होता है ये सॉल्व कर लेना तुम नंबर ऑफ इमेज के फॉर्मूले पे। अब हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि कोई भी एक तुम्हारे पास स्फेयर है, इसका एक पार्ट लेते हैं हम और इसको पेंट कर देते हैं, तो इसके पार्ट को कट किया तो ये ऐसा बन गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम इसके यहां पे ध्यान से देखो आउटर पार्ट को पेंट करते हैं तो ये एक मिरर बनाता है जिसे बोलते हैं कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर का ये उभड़ा हुआ पार्ट पेंट होगा, तो ये भी एक कॉनकेव मिरर ही है बेटा, और ये भी एक कॉनकेव मिरर ही है। और एक मिरर होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर का इनर पार्ट पेंटेड होता है, तो ये भी एक कॉन्वेक्स है मिरर और ये भी एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट यहां होगा तभी तो ये मिरर का इमेज बनाएगा, और कॉनकेव में ऑब्जेक्ट यहां पे होगा, ऑब्जेक्ट यहां पे होगा। अब यहां पे एक कन्वेंशन लेंगे, साइन कन्वेंशन, ध्यान देना। साइन कन्वेंशन क्या है कि हमेशा हम लेंगे इंसिडेंस रे को पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, ध्यान से सीखो, इससे क्वेश्चन आएगा। साइन कन्वेंशन क्या है, टेक इंसिडेंस रे एज पॉजिटिव, टेक इंसिडेंस रे एज पॉजिटिव, ओके। और दूसरा, जितना भी डिस्टेंस होगा वो पोल से मेजर होगा। कहां से मेजर होगा बेटा, पोल से मेजर होगा, यानी कि पहला पॉइंट पोल ही होता है। तो टेक इंसिडेंस रे एज पॉजिटिव, और दूसरा ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ओके सर, बहुत बढ़िया। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो तुम इधर आ रहे हो ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस बार निगेटिव होगा क्योंकि इंसिडेंस रे के अपोजिट आ रहे हो। जिधर केप बनाएगा उधर ही इसका होता है फोकल लेंथ और उधर ही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक एजम्पशन है, हम हमेशा स्मॉल अपर्चर वाला मिरर पढ़ते हैं, और जब भी मिरर का अपर्चर स्मॉल होता है तब फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। अच्छा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है, फोकल लेंथ भी इधर है, और ऑब्जेक्ट इधर है, तो इसका साइन कन्वेंशन इधर है,
तो पहला पॉइंट ये है, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पोल से इधर है, इंसिडेंस रे के अपोजिट में है, तो ये भी निगेटिव। इसका फोकल लेंथ भी निगेटिव, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव। देखते जा रहे हो, यानी कि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सारे निगेटिव होते हैं यदि वो रियल ऑब्जेक्ट है तो। ठीक, अब हमारे पास है स्फेरिकल मिरर में मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है वो देखो, यह है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इसको सॉल्व करके v का वैल्यू मैं हमेशा निकाल लेता हूं, तो 1/v जो होगा हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया u इंटू एफ। अब ये इधर आया और f इधर आया, तो इसको पलटी मारा तो इसको भी पलटी। तो तुम्हें v मैं हमेशा याद करवा देता हूं कि v होता है उफ। उफ, ये अदा जो नीट वाली है कुछ गजब ही है। एकदम शांत रहो, कूल रहो, चिल रहो, चिल रहो, मेरे से सीखो चिल रहना। इतना तुम लोगों ने मेहनत करवाया और अभी कितने लेक्चर दूंगा अभी मैं, लेकिन कितना चिल हूं देखो, सीखो। दिक्कत तो मुझे भी है ना यार, पेट दर्द कर रहा है, यहाँ मसल्स पेन कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी चिल रहूंगा ना तो मैं सब करा दूंगा और मैं करा दूंगा। तो ये हो गया v इज इक्वल टू उफ। अब देखना, मस्ती में करवाता हूं क्वेश्चन। देखो, बोल रहा है, अच्छा कुछ चीज और देखो, एक बढ़िया बढ़िया चीज सब। तो ये जो मिरर है इसमें कुछ इमेज फॉर्मेशन को देखो। जैसे कि एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि कॉनकेव मिरर में यह है फोकल लेंथ और यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो क्या होता है, इसका इमेज भी यहीं पे बनता है। कैसे बनाते हैं वो देखो। तो इसका इमेज फॉर्मेशन के लिए एक लॉ है, सीखो इधर लॉ क्या है। लॉ ये है कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आएगा तो फोकस से पास करेगा, कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो ये 90 डिग्री पे मिरर पे अटैक करता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस भी चला जाएगा। क्यों सर? क्योंकि ये एक स्फीयर था और ये रेडियस की तरह बिहेव करता है, तो स्फीयर पे रेडियस जो होगा वो 90 डिग्री पे होता है। ओके, चलो अगला जल्दी से देखो। एक और लॉ है कि इस पॉइंट पे जितने भी एंगल पे इंसिडेंस करता है उतने ही एंगल पे यहां से निकल जाता है। तो ये 3 लॉ है हमारे पास और इसका रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी है। मतलब लाइट को अगर पलट दोगे ना, अगर फोकस से पास करा जाओगे तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, अगर इधर से दोगे तो इधर। इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब लाइट है तो एक लाइट पैरेलल लाया मैं, तो ये कहां से पास करेगा, फोकस से। और एक लाइट को जब मैं फोकस से पास करा दिया तो ये कहां जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इमेज बन जाएगा। यानी कि अगर सी पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के अपोजिट बनता है, बराबर साइज का बनता है। किसमें, कॉनकेव मिरर में। एक और इमेज देखो, इसमें बाकी किसी भी सिचुएशन में रियल इमेज ही बनता है, लेकिन एक सिचुएशन कौन सा है कि अगर फोकल लेंथ और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो क्या होता है जानते हो, एक पैरेलल लाइट रे आया तो ये यहां से पास कर जाएगा, और दूसरा इस एंगल पे दे दो थीटा पे, तो ये लाइट रे क्या करेगा, थीटा पे ही निकल जाएगा इधर। तो देखो अब ये भागे जा रहा है, ये कट ही नहीं रहा है। तो अभी क्या सिखाया, रिफ्लेक्टेड रे जब नहीं कटे तो इसको बाउंस बैक करते हैं, बाउंस बैक, इसको बाउंस बैक करते हैं, इसको बाउंस बैक करते हैं, बाउंस बैक। देखो यहां पे मिल गया, तो ये एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। ए भी एक ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज है, ए डैश बी डैश कॉनकेव मिरर में बनता है जब पोल और फोकस के बीच में हो। बाकी सारे सिचुएशन में कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है। अब क्वेश्चन करते हैं, एक देखो, बोल रहा है अ रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ये कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हो गया कितना, 10 सेंटीमीटर। इन सच अ वे दैट इट्स एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे। अब बोला यहां से 20 सेंटीमीटर दूर इस रॉड का पहला एंड है, यही बोला क्वेश्चन वालों। फोकल लेंथ यदि 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना था, 10 सेंटीमीटर का था। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा
इस एंड का भी इमेज बनाते हैं और इस एंड का भी इमेज बनाते हैं, लेकिन इस बार हमें इस एंड का इमेज बनाना ही नहीं पड़ा। क्यों सर? क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो उसका इमेज वहीं पे बनता है, उतना ही बड़ा बनता है। तो इसका इमेज ही नहीं बना पड़ा। इस ज्ञान का फायदा उठा लिया मैंने कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो वहीं पे बनता है इमेज, तो एक पॉइंट का इमेज यही बना लिया। अब मुझे इसका इमेज बनाना है, तो ये 10 है, ये 20 है, तो अब एक नया कहानी रचेंगे जिसमें u का वैल्यू -30 हो जाएगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन इधर की तरफ पॉजिटिव है और सारे डिस्टेंस को पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से ये कितना है? 30 सेंटीमीटर पे। फोकल लेंथ इधर है, वो भी कितना है? -10 सेंटीमीटर पे। तो अभी सिखाया v क्या होता है। उफ, ये अदा नीट वाली गजब की है। तो u कितना है? -30 सेंटीमीटर। f कितना है? -10 सेंटीमीटर। और u माइनस एफ, तो साइन कन्वेंशन के साथ रखना, ये माइनस फॉर्मूले का है, तो क्या हो जाएगा आंसर बताओ मुझे। -30 इंटू -10 डिवाइडेड बाय -30 प्लस 10, तो 30 प्लस 10 तो हो जाएगा -30 और इंटू, अच्छा ये अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो लिखो 30 इंटू 10, बोलो बेटा, डिवाइडेड बाय -30 प्लस 10 तो -20, तो ये खत्म, 2 से 15 और ये माइनस ऊपर चला जाता है, तो -15 सेंटीमीटर पे बनेगा। -15 का मतलब इधर ही बना, यानी कि यहां से यहां बना, इसका इमेज ये बना है, देखो ध्यान से। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ये दूरी कितनी है? 20 और ये दूरी कितना है? 15, तो ये कितना होगा बताओ तुम ही? 5 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है देखो, बोल रहा है द लेंथ ऑफ द इमेज, तो ये तो 20 है और ये 15 है, तो ये लेंथ ऑफ द इमेज कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर का। क्या बात समझ में आया? तो मिरर फॉर्मूला पे एक बढ़िया क्वेश्चन मैंने कराया था तुम्हें यहां पे, वैसे 1/v 1/u 1/f का क्वेश्चन आएगा, लेकिन मिरर फॉर्मूला पे एक जबरदस्त क्वेश्चन करवाता हूं जो नीट में आ सकता है। ये क्वेश्चन कर डाला तो जीवन जिंगा डाला। सुनो ध्यान से, मजा दिला रहा हूं मैं। अब एक कॉन्सेप्ट है, जरा सा देखना कि कभी भी अगर मान लो ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, देखो, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट, तो ये कैसे इमेज बनाता है वो देखना। तो इससे मान लो इससे इमेज बनाना है, तो 2 लाइट रे लेंगे, अभी सिखाया था। हाँ सर, एक लाइट रे को ये इधर भेज देगा और दूसरे को भी ये इधर भेज देगा, बोलो हाँ है ना? हाँ सर। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद बाउंस बैक करेंगे, बाउंस बैक करेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज यहां पे बना। लेकिन अभी मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है। इंसिडेंस रे के इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का ये इंटरसेक्शन, इंसिडेंस रे का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है। लेकिन इस मिरर को समझ में आएगा कि लाइट रे मेरे पास यहां से आ रही है, तो पहला वाला ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। अच्छा, तो पहले वाली का पहला दूसरे के लिए क्या कर रहा है? पहले का काम कर रहा है, देखो यहां पे। तो पहले वाले का ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया है, तो इसको समझ में आएगा, लाइट यहां से आई है तो वो इसका इमेज इधर कहीं बना देगा और ये ऐसे बनाएगा, देखो ऐसे। ये कैसे बनाएगा इमेज, देखो ऐसे। आया मजा? तो इमेज कैसे होता है? पहले ऑब्जेक्ट का इमेज बना लेंगे और ये जो इमेज का डिस्टेंस है इस मिरर से वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ये प्रोसेस पे नीट आजकल बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको देखो। तो बोल रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज आफ्टर 3 को छोड़ के 2 लिखता हूं, 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, फिर 3 करेंगे, 2 क्वेश्चन करते हैं इसी में। चलो, 2 सक्सेसिव इमेज का क्या मतलब हुआ कि पहले इमेज बनाया M1 से, किसने? इस ऑब्जेक्ट का, तो बनाओ इमेज। तो इसके लिए इंसिडेंस रे इधर हो गया,
रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकल लेंथ 10 हो गया। इसके लिए पहला इमेज के लिए जब तुम देखोगे तो u का वैल्यू हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, क्योंकि पोल से ये 15 पे है। तो अपन क्या करेंगे, इससे पहले एक इमेज बनाएंगे, वो चेक करेंगे कहां पे आया, वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर फाइनल इमेज बनेगा। तो पहले इमेज बनाते हैं इसके लिए, क्योंकि इसने बोला फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1, तो M1 से बोला है तो M1 से ही लेंगे। तो एक बार इसका इमेज बनाओ। तो u का वैल्यू -15, f का वैल्यू -10, तो v निकालना है तो ये हो जाएगा उफ, यही तो समझाया है मैंने, सीख रहे हो ना। तो u कितना -15, f कितना -10, ये कितना -15 और ये माइनस माइनस +10, ध्यान से देखना। तो ये 15 × 10, ये क्या हो गया 15 × 10 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया जल्दी बताओ, -5। तो ये हो गया कितना -30 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब इधर बना, ये दूरी 25 का है, इसका मतलब यहां पे कहीं इमेज बना होगा। ये कैसे संभव है वो देखो आप। तो हम एक लाइट रे को लिए और दूसरा लाइट रे को लिए, ये यहां पे आया तो ये बाउंस बैक कर दिया और ये यहां से बाउंस बैक हुआ, तो ये इस तरीके से आके यहां पे टकरा रहा होगा, इसका ये मतलब है। तो दोबारा सुनो, इसके लिए जो v का वैल्यू निकला -30, उसके बीच में इसलिए मिरर रख लिया, इसीलिए अब क्या होगा, लाइट यहां से आके टक्कर मारेगी यहां, तो इसे समझ आएगा भैया इधर कहीं कट हुआ है नहीं, तो क्या ये मेरे लिए इंसिडेंस रे है, हाँ, तो इसके लिए अब साइन कन्वेंशन इधर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और इसे समझ में आएगा कि लाइट रे मेरे पास यहां से आई है और ये दूरी 25 था, जबकि इमेज कहां पे बना -30 पे, तो ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये प्लेन मिरर है तो 5 के वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रीट करेगा ये जो इसका इमेज है पहला। तो ये 5 का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 5 का इमेज डिस्टेंस पे बना देगा, तो ये हो जाएगा 5 का इमेज डिस्टेंस। देखो यहां पे बन जाएगा इमेज कौन सा, दूसरा। अब तुमसे पूछा कि बता कहां पे इमेज बना 2 के बाद, तो 2 के बाद इमेज यहां पे बना, तो ये टोटल है 25 और ये 5 आया, इसका मतलब 20। तो ऑप्शन अगर पूछता मेरे से 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन का, तो मैं बोलता 20 सेंटीमीटर फ्रॉम M1, आया मजा, या 5 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर। तो अगर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है तो मैं लिखूंगा 20 सेंटीमीटर राइट ऑफ M1, ये आंसर सही है। अब मैं एक और क्वेश्चन बनाऊंगा इसमें, अब हम 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस का क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला इमेज ये भी बनाएगा, पहला इमेज ऑलरेडी बना के बैठे हुए हैं कि इसके लिए u तो यही होगा और फोकस लेंथ यही होगा, इससे v का वैल्यू आया 30, तो पहला इमेज बन गया। फिर से दूसरा बनाने के लिए ये जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट की काम करेगा, हम तीसरा बनाते हैं। तो ये लाइट रे यहां रुकेगा नहीं, वो इधर भाग जाएगा। तो देखो ध्यान से, पहले यहां से लाइट रे लिया, ये इधर स्ट्राइक किया, ये यहां पे जाके इमेज बना दिया, बोलो हाँ है ना, 2 लाइट रे ले लो, और फिर ये वापस आया तो यहां पे टकरा के बैठा है। तो लाइट रे कभी भी रुकती नहीं है, तो ये यहां पे नहीं रुकेगी, यानी कि अब हमारे लिए ये जो इमेज 2 है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगेगा। तो फिर से लाइट इधर की तरफ घूम गया तो इंसिडेंस रे एज पॉजिटिव इधर। अब क्या क्वेश्चन होगा, सेकंड भी बना दिया मैंने, फर्स्ट भी बना दिया, अब थर्ड रिफ्लेक्शन किस पे होगा, इस पे, क्योंकि यहां से लाइट रे ऐसे अटैक करेंगे। तो थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। ये कैसे लिख रहे हो सर आप, टोटल 25 है और ये 5 है, तो ये कितना होगा 20, तो -20, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना है 20। तो अभी सिखाया यदि ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पे हो तो वहीं पे इमेज बनता है, यानी कि ये लाइट जो आ रहा है यहां से वो फिर से बाउंस बैक हो जाएगा, खुबाच और टकाक ऐसा होगा, और फिर ये ऐसे आके इधर कहीं भाग जाएगा। ये और इमेज जब पूछेगा तब सोचेंगे, तो उसका खैर जरूरत नहीं था, लेकिन पता चला ना, फिर से तीसरा इमेज भी यहीं पे बनेगा। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट।
तो ये कॉन्सेप्ट पे नीट खूब पूछ रही है आजकल क्वेश्चन कि पहले वाले से इमेज बनाएंगे, वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर दूसरे से इमेज बनाएंगे, वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यही करते रहेंगे, 2-3 बार फॉर्मूला लगता है, कहानी खत्म। तो मिरर खत्म करके अब मैं सीधा आता हूं कहां पे, जल्दी से बताओ, रिफ्रैक्शन पे। तो ये क्या दो कर्व सरफेस पे नहीं होगा, यहां पे भी होगा। तो चलो करते हैं, इसमें भी 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन है, तो पहले इससे इमेज बनाते हैं। तो ये 20 और ये 15 पे अभी तुरंत बनाया था, कहां पे बन रहा है, 25 पे। तो एक लाइट, ये बताया ना था अभी 30 पे, तो ये लाइट रे आया और ये यहां पे बना दिया। तो इसको क्या समझ में आएगा, 30 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है। अरे अभी तुरंत तो बनाया ना यही वाला, 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है। 15 और 20 का ही तो डेटा यूज किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, इंसिडेंस रे इधर, तो ये आया था 30, तो ये 30 पे बनाएगा, ये 25 है तो ये 5 हो गया। फिर इसे समझ में आएगा सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए कि इसका कर्व इधर है और इधर की तरफ ही अभी पॉजिटिव है, तो इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। तो ये इमेज बनाएगा कौन सा, सेकेंड। पहला तो ऊपर वाले क्वेश्चन से ले लिया मैंने, बोलो हाँ है ना। सेकेंड इमेज बनाने के लिए क्या करेगा, देखो, इंसिडेंस रे एज पॉजिटिव, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर में है, तो यू का वैल्यू हो जाएगा प्लस 5 सेंटीमीटर, एफ का वैल्यू हो जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर। तो वी फिर से लिखोगे उफ, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, u का वैल्यू कितना 5, f का वैल्यू कितना 10, u का वैल्यू कितना 5 माइनस 10, हो गया 5 इंटू 10 बाय माइनस 5, तो ये हो गया v का वैल्यू माइनस 10 सेंटीमीटर। यानी कि लाइट रे जिधर आया यहां से 10 सेंटीमीटर पे ये गिरा, तो 10 सेंटीमीटर पे गिरा, इसका मतलब ये टोटल 25 है, और ये 10 पे गिरा, इसका मतलब यहां से 15 पे गिरा होगा, तभी तो 25 होगा ना यार, क्योंकि बोल रहा है माइनस 10, इसका मतलब इंसिडेंस रे के पीछे 10 पे बना, तो माइनस 10 पे गिरा तो यहीं पे बन गया, फिर से ये लाइट यहां नहीं रुकेगी, तो फिर से जो पहला का सारा डेटा है, तो ये लाइट ऐसे आएगी, आने दो। लेकिन फर्स्ट इमेज जो तुमने बनाया था वही तो ये भी हो गया तीसरा, यानी कि पहला और तीसरा इमेज दोनों बराबर बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो लाइट आ रही है उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिर से 15 ही हो जाएगा, और साइन कन्वेंशन ऐसा ही हो जाएगा, फोकल लेंथ 10 ही हो जाएगा, तो फिर से 15 10 फोकल लेंथ के लिए जब बनाओगे इमेज, तो 15 10 फोकल लेंथ के लिए कितने पे बनता है, माइनस 30 पे। तो फिर से इसका चलते जो तीसरा इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा और माइनस 30 पे बनेगा। बोलो हाँ या ना। मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉरी, रियल इमेज बनेगा। तो ये जब आएगा यहां पे, तो अब ये क्या करेगा, यहां पे जाएगा, यहां पे, तो ये माइनस 30 पे ऐसे बना फिर से, तो तीसरा इमेज माइनस 30 पे बना है M1 से, और M2 से 5 पे बना है। तो देखो ऑप्शन क्या है, थर्ड रिफ्लेक्शन बना दिया, तो 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ M1, कितना सही ऑप्शन है, लेफ्ट और राइट ऑफ M1। M1 ये है, अगर M2 से बोलता तो 5 सेंटीमीटर। क्या ये सीख लिया तुमने। तो अब 2 क्वेश्चन लेंस पे भी ऐसा करवाऊंगा, जस्ट हैव सम पेशेंस फॉर 20-45 मिनट्स। इधर देखो, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब दो अलग अलग मीडियम हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो, इसका μ2 हो, तब लाइट रे क्या अपना शो करता है। यहां पे एक को बोले अगर हम रेयर मीडियम, और एक को बोले अगर डेंसर मीडियम, तो लाइट रे जब इस तरीके से मीडियम चेंज करता है ना बेटा, तब ये या तो नॉर्मल की तरफ चला जाता है, या फिर ये लाइट रे नॉर्मल से अवे चला जाता है। जब लाइट रे नॉर्मल से अवे जाता है, मतलब जिधर जाना चाहिए ऐसे, लेकिन चला गया ऐसे, तो ये डेविएट हो गया लाइट रे नॉर्मल से अवे, तो दूसरा वाला मीडियम रेयर होता है। और अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है, तो ये क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है। तो ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो नॉर्मल से ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और नॉर्मल से इंसिडेंस रे का एंगल हो गया नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे वही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे,
लाइज इन द सेम प्लेन। और दूसरा यहां पे लॉ है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस एंगल का साइन, यानी कि देखो μ1 साइन आई जो होगा वो μ2 साइन आर के बराबर होगा। तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अब हमें पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे हम डिफाइन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की म्यू इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम, कोई भी मीडियम में वैक्यूम और एयर को छोड़ के स्पीड लाइट का कम हो जाता है, तो हमेशा म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। देख लो यहां पे, तो v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब एक और साइंटिस्ट है काउची, कॉची ने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो यहां से अगर मैं बोलूं दो मीडियम है, तो दो मीडियम में यहां पे लिखूंगा मैं μ1 इज इक्वल टू, अब c तो कांस्टेंट होता है इस दुनिया में, c का वैल्यू अल्टीमेट स्पीड है 3 × 10 का पावर, जल्दी बताओ, 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या करेंगे, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो ऐसे केस में क्या लिखोगे, μ1 बाय μ2 इज इक्वल टू v2 बाय v1। बोलो हाँ है ना। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो उल्टा हो जाएगा, μ1 ऊपर है तो v1 नीचे होगा, μ2 नीचे है तो v2 ऊपर होगा। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी क्या होगा, μ1 बाय μ2 इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, λ2 बाय λ1। ये दोनों बराबर है, तो हमने इन दोनों को मिला के क्या निकाल दिया, ये सोचो कि μ1 बाय μ2 जो होगा वो v2 बाय v1 के बराबर होगा, इज इक्वल टू λ2 बाय λ1 के बराबर होगा। इस क्वेश्चन पे भी, इस फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आएगा। एक जिपमर में क्वेश्चन आया, अब वो कराना चाहता हूं मैं तुम लोगों को। जल्दी से पहले ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पढ़ो क्वेश्चन को। बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड वाटर इज 4/3। तो μ1 μ2 मान लिया। बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10 का पावर 8। तो ये v1 का वैल्यू है, यदि ये μ1 का वैल्यू है। बोल रहा है स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर, तो ये अगर म्यू वाटर है तो ये v वाटर है। अभी क्या पढ़ाया मैंने, जल्दी से बताओ। अभी पढ़ाया मैंने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। अभी क्या पढ़ाया मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। तो क्या होगा देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बाय μ2 इज इक्वल टू v2। तो v2 बाय v1, और v2 कौन सा है, दूसरा वाटर है, तो लिखो v ऑफ वाटर बाय v ऑफ पहला क्या है, ग्लास। तो यहां पे μ1 क्या है, ग्लास का, μ2 क्या है, वाटर का। देख रहे हो ना। अब म्यू ग्लास का कितना है, 3/2। म्यू वाटर का कितना है, यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया करो, 4/3। तो 3 ऊपर कर दो, इज इक्वल टू वेलोसिटी वाटर में कितना है नहीं पता, यही निकालना है। वेलोसिटी ग्लास में कितना है, 2 × 10 का पावर 8। अब देखो कितना मजेदार ऑप्शन आ रहा है। तो ये 2 से 2 खत्म, तो ये ऊपर गया, तो ये हो गया 9/4, ये 9/4, और ये मल्टीप्लाई हो गया × 10 का पावर 8। ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ वाटर। यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये 4 से 4 2 8, बचा कितना, 1 पॉइंट दिया तो 10, 4 2 8, 4 5 20, तो हो गया 2.25 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कहां पे है, यहां पे। एक और क्वेश्चन करो, जिपमर में बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज सी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है 1। तो तुम्हें क्या सिखाया, म्यू एयर बाय म्यू मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी मीडियम बाय वेलोसिटी एयर, यही तो सिखाया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी तुरंत वेलोसिटी भी म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और वेवलेंथ भी, तो रख के आंसर निकल जाएगा ना। बस यहां c का वैल्यू रखना 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो रख लोगे, आंसर आ जाएगा। किसका वैल्यू है सर, ये va का लिखा हुआ है c। तो va पता है तुम्हें, म्यू ए पता है तुम्हें,
1 और ये मीडियम पता है तो 3 पता है, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा क्या। अगला एक और क्वेश्चन देखो यहां पे ध्यान से, बोल रहा अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास स्फीयर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री पे लाया तो यह आर कितना होगा पहले वो निकाल लो। तो इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओ। तो मैंने अभी क्या सिखाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू या एन दोनों लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो हो जाएगा म्यू इंटू साइन इंटू आर। तो साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू √3 साइन आर। √3 खत्म तो ये हो गया 1/2, यानी कि साइन आर का वैल्यू 1/2 जो होगा कितने पे, साइन 30 पे। साइन साइन खत्म, आर का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल हो गया 30। अब क्योंकि ये स्फेयर है और ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो दोनों अगर बराबर साइड हो तो दोनों एंगल भी बराबर होता है, तो ये एंगल भी हो गया 30। अब हमें पूछना है कि ये इमर्जेंट एंगल कितना होगा, तो फिर से यहां पे स्नेल्स लॉ लगाओ। इस बार 30 पे इंसिडेंस किया है और ये नॉर्मल होगा। क्यों नॉर्मल होगा, क्योंकि स्फीयर में सारा रेडियस नॉर्मल होता है, ये सेंटर है इसका। तो इस बार लगाओ स्नेल्स लॉ, क्या लिखोगे, √3 साइन 30 इज इक्वल टू, हवा में चला गया तो 1 साइन ई। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और ये √3 है। √3/2 होता है कितना, साइन 60 डिग्री के बराबर। तो साइन ई बराबर साइन 60, तो ई कितना हो गया 60 डिग्री के। तो ये इमर्जेंट एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री के। देख रहे हो ना, इस तरीके से क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो क्या रिफ्रैक्शन तुम्हें समझ में आया। तो अब मैं बता रहा हूं तुम्हें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्या होता है, कुछ मीडियम होता है जहां पे लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो इस तरीके से नॉर्मल से अवे चला जाता है। थोड़ा सा जब एंगल और बढ़ाते हैं तो क्या होता है, लाइट रे ये एकदम ऐसे चला जाता है, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। सॉरी, ग्रेजिंग इंसिडेंस ऐसे होता है, ये ग्रेजिंग नहीं, ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना वो ग्रेजिंग हुआ, ऐसे समझो। तो उस समय में ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, थीटा सी या सी बोलते हैं। लेकिन एक कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। अब अगर इस लाइट को थोड़ा और बढ़ाया जाए तो क्या होगा, अब यह नीचे फेंक देगा, तो लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। जबकि ये सरफेस ट्रांसपेरेंट है, पानी है, ग्लास है, लेकिन ये एंगल का ऐसा कमाल है कि लाइट नीचे आ गया, इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होना चाहिए रिफ्रैक्शन यहां पे, लेकिन इस एंगल को भेज के हमने लाइट को पूरा का पूरा इधर भेज दिया। तो इसके लिए ये जो एंगल है आई वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के, ये कंडीशन है। तो क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन है कि लाइट जो इंसिडेंस वाला है वो डेंसर मीडियम में जब होगा तभी ऐसा फिनोमिना कर सकता है। तो यहां पे लगाओ तुम स्नेल्स लॉ। तो मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका एयर है 1, तो लिखोगे म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 साइन 90। साइन 90 1 होगा तो 1, तो यहां से निकालोगे जब साइन थीटा सी तो होगा 1/μ, तो थीटा सी होगा साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। तो ये जो इंसिडेंस एंगल है आई वो सी या थीटा सी से बड़ा होना चाहिए, यानी कि कंडीशन निकला फॉर टी आई आर थीटा सी शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, तब ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, पक्का, मजेदार। अब एक क्वेश्चन करते हैं मजेदार तरीके से, तब तुम्हें जबरदस्त मजा आएगा। एक क्वेश्चन पूछा नीट वालों ने, जरा देखना। एक ऐसा सरफेस ले लिया, तुम इस सरफेस से परेशान ना हो कि ये प्रिज्म है या क्या है। नीट वाले ने एक क्वेश्चन पूछा, यहां से लाइट रे को इंसिडेंस किया 90 डिग्री पे, तो जब लाइट रे 90 डिग्री पे अटैक करे ऐसे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 90, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है 90, इसको किसी से कोई मतलब। एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0, सॉरी ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंस रे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब होता है 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है 0 ही। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो यहां पे, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर देना या फिर नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको,
नॉर्मल इंसिडेंस। तो नीट का एक क्वेश्चन है, जरा करवाता हूं, चलो देखो। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे दिया √3 और ये वाला एंगल दे दिया 60 डिग्री। बोला बताओ लाइट जब इस सरफेस से बाहर निकलेगा तब कितना रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा। तो पहले ये नॉर्मल इंसिडेंस दिया तो लाइट सीधा आगे आ जाएगा। ये बात तुम्हें समझ आया कि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 है, लेकिन बोलते नॉर्मल इंसिडेंस है, तो लाइट सीधा बाहर आ गया। ये 90 है, पहले ये देखो, ये 90 है और ये 60 है, तो ये 30 हो गया। ये 30 और ये 90, तो ये हो जाएगा 60। लेकिन यहां का नॉर्मल से ये एंगल कितना होगा, ये 90 और ये 30, तो ये होगा 60, क्योंकि ये ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये 60 तो ये 30। तो इस पॉइंट पे अब स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं मैं, पी पॉइंट पे। तो पी पे स्नेल्स लगाओ तो क्या लिखोगे, लिखोगे √3 sin 30, √3 sin 30 इज इक्वल टू, इधर हवा हवाई है 1, तो हवा हवाई है तो जिस भी एंगल पे आया जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल से अवे चला जाएगा, नॉर्मल से अवे जाएगा, क्योंकि ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो हमसे ये पूछा था जब ये निकलेगा तब इमर्जेंट एंगल बताओ। इमर्जेंट एंगल मतलब नॉर्मल और इसके बीच का एंगल, तो क्या होगा यहां पे 1 sin e, तो ये √3 sin 30 का वैल्यू 1/2, ये कितने पे होता है √3/2, sin 60 पे होता है, और ये हो गया sin e, तो e का वैल्यू हो गया 60, ये sin खत्म हो जाता है, ये मैथ्स है। तो ये नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा, वो मैंने तुम्हें करा दिया रिफ्रैक्शन के ऊपर। बोलो मजा आ रहा है तुम लोगों को, पक्का फेल कर पा रहे हो। अब अपन आगे की तरफ जब बढ़ते हैं यहां से, तो क्या है सर, अब हमें यह समझाने की कोशिश कीजिए। 2019 में एक बार क्वेश्चन पूछा, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो क्या होता है, लाइट यहां से ऐसे चला जाता है, यही बताया था। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो TIR होगा, तो ये एंगल कितना होगा, R का वैल्यू 90 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल से 90 बनाया। तो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। कभी कभी ऐसे छोटे क्वेश्चंस भी बच्चे छोड़ के आते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन। जैसे कि मान लो कोई शीशा है, शीशा है एक्चुअल में, या ग्लास है जो यहां से वहां तक जा सकता है लाइट, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं कर्व। मिरर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इधर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और इधर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। तो यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है मान लो जो इस पॉइंट से मान लो u डिस्टेंस पे है, तो लाइट पहले यहां पे अटैक किया, हाँ सर, तो यहां पे क्या होता है, जिस एंगल पे लाइट आया तो इसका कोई नॉर्मल होगा, हाँ, फिर ये लाइट क्या किया, दूसरे मीडियम में ऐसे चला गया, तो ये क्या है इंसिडेंस रे, ये क्या है रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है μ1, जिस तरफ इंसिडेंस रे है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 क्या है, जिस तरफ रिफ्रैक्टेड रे है वहां का, जल्दी बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होगा v। इसमें साइन कन्वेंशन क्या चलेगा, वही जो बताया है वही सब जगह, इंसिडेंस रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और ऑल द डिस्टेंसेस यहां से मेजर होगा, तो u का वैल्यू -u, v का वैल्यू +v। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिधर केव है उधर ही होता है, ऐसा रहता तो उधर होता, ऐसा है तो इधर होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है। तो कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये फॉर्मूला है। जहां μ2 क्या है, रिफ्रैक्टेड रे जिधर है उधर का रिफ्रैक्टिव, μ1 क्या है, इंसिडेंस रे जिधर है उधर का रिफ्रैक्टिव, uv ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और ये r रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, ये लो। अब यहां पे देखो, यहां ऑब्जेक्ट है तो लाइट ऐसे जाएगी, इमेज कहीं बनेगा, मुझे नहीं पता कहां बन रहा है, तो इंसिडेंस रे इधर होगा, तो ये क्या है इंसिडेंस रे वाला है, तो ये μ1 है। ये क्या है
रिफ्रैक्टेड ले वाला है तो ये μ2 है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये c, तो ये +30 है। इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, -15 है, क्योंकि ये इंसिडेंस रे के इधर की तरफ है। तो क्या पूछा है, बोल रहा है लोकेट द इमेज पॉइंट। तो इमेज पॉइंट क्या हो गया, v का वैल्यू कैसे निकलेगा, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 कितना है जल्दी बताओ, 1.5, v में नहीं पता है, μ1 कितना है 1, u हमें पता है -15, μ2 कितना है 1.5, μ1 कितना है 1, r कितना है इसका +30। 1.5 में से 1 गया तो कितना बचा 0.5/30, पॉइंट हो रहा तो 10, 5 2 10, ये हो गया 1/60। ये माइनस माइनस प्लस, तो 1.5 डिवाइडेड बाय v, ये उधर गया तो 1/60 प्लस 1/15। मैं क्या करता हूं जानते हो, इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो गया 60, ये हो गया 60, तो ये हो गया 415, 5 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो गया 1/15। तो v निकालोगे तो ये इधर आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो v निकालेंगे तो ये इधर आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है भैया, v का वैल्यू, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं मैं, जल्दी से देखो, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं मैं, जल्दी से देखो, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं मैं, जल्दी से देखो, नहीं कर रहा हूं। तो v का वैल्यू होगा 15 × 15 25, तो 22.5 आ रहा है आंसर, 22.5 आ रहा है आंसर। दोबारा से एक बार कैलकुलेशन चेक करेंगे जल्दी से। मैंने बोला कि लोकेट द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट O in the situation shown in the figure. The point C denotes the center of curvature of the separation. तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो μ1 कितना है इंसिडेंस रे वाला, तो ये 1 है, ये कितना है रिफ्रैक्टेड रे वाला 1.5 है, ये कितना है 15, तो -15 हो जाएगा, और ये कितना है +30 हो जाएगा। तो मैंने लिखा क्या, μ2 1.5/v, ठीक है, माइनस μ1 1/u, u कितना है 15, ये भी ठीक है। हाँ गलती समझ में आ गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ सर, माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये क्या होगा, उधर जाएगा तो माइनस होगा सर। तो 15 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये 60 और 60 हो गया, लेकिन एक में से 4 जाएगा तो होगा -3/60। तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 20 जा, तो -1/20, -1/20। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v इधर ये इधर, तो 15 × 20 होता है 30, तो v का वैल्यू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो आंसर हो गया 30 सेंटीमीटर पे इमेज बना। क्या तुमने देखा ये फॉर्मूला लगाते हुए μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब दो चीज है बस, लेंस और जल्दी से बताओ प्रिज्म, यहां के बाद मजा आ जाएगा। चलो जल्दी से लेंस और प्रिज्म पढ़ के इसको अब खत्म करेंगे। अब थीन लेंस फॉर्मूला क्या है वो देखो। देखो हम जो भी लेंस पढ़ते हैं ना, वो कोई भी ग्लास सरफेस लिया मैंने, देखो तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सब जगह का बराबर 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 है। अब क्या हुआ, यहां से इसको कट कर दिया, यहां से इसको, और इन दोनों को मिला दिया, तो बनता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। क्यों इक्वी बोला, क्योंकि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है। लेकिन सपोज करो एक ये स्फीयर है आर वाला, और एक छोटा सा स्फीयर है कोई दूसरा स्मॉल आर वाला, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। तो अगर यहां से छोटा सा पार्ट कट किया इसको और ऐसे लगा दिया, और इसका छोटा सा पार्ट कट किया ऐसे और ऐसे लगा दिया, तो अब ये इक्वी कॉन्वेक्स कैंसिल नहीं हुआ। ये जिसका पार्ट कट हुआ उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इसका, ये तो आर है, लेकिन इसका क्या है, स्मॉल आर है, तो ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस नहीं है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, लेंस फॉर्मूला। तो अब हमारे पास जो लेंस ऐसा होता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, जिसका दोनों तरफ बराबर हो वो इक्वी कॉन्वेक्स। एक होता है कॉनकेव, कॉनकेव लेंस मिडल में थीन होता है और कॉन्वेक्स लेंस आउटर में थीन होता है।
इसका जो फोकल लेंथ है वो इधर की तरफ होगा अगर ऑब्जेक्ट इधर है, इधर की तरफ होगा यदि ऑब्जेक्ट इधर है, और इसका अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो फोकल लेंथ इधर ही होगा, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इसका फोकल लेंथ इधर ही होगा। मतलब ऐसे करके कर्व बना लिया करो, जिधर पहला सरफेस है उधर ही फोकल लेंथ होता है। तो अब हमारे पास है लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इसको लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। और एक होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन आएगा पक्का, गारंटी। लेंस मेकर फॉर्मूला ये पढ़ो अच्छे से, इससे आएगा क्वेश्चन। अब जितना चीज पढ़ा रहा हूं उसी से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो 10 मिनट लूंगा लेकिन क्वेश्चन दूंगा कल नीट का 2 क्वेश्चन। ध्यान से देखना, नीट का 2 क्वेश्चन अभी 10 मिनट में दे रहा हूं, आएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला होता है किसी भी लेंस का, मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, इसका म्यू फोकल लेंथ है, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो म्यू, और ये सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मान लो 1। तो लेंस मेकर फॉर्मूला बोलता है कि इसका फोकल लेंथ तुम निकाल सकते हो लेंस का। तो लेंस मेकर फॉर्मूला बोलता है कि म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू रिलेटिव का मतलब क्या हुआ उसको अब समझो। ये म्यू रिलेटिव होता है हमेशा म्यू लेंस डिवाइडेड बाय म्यू सराउंडिंग माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है इसका ये दोनों r और r है, तो बताओ इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या है ये? म्यू रिलेटिव मतलब म्यू लेंस जो म्यू है, म्यू सराउंडिंग जो 1 है, माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये दोनों खत्म हो गया और आंसर 0 हो गया। ऐसा नहीं होता है, साइन कन्वेंशन हर एक जगह चलता है। तो यहां पे साइन कन्वेंशन चलो, इंसिडेंस रे एज पॉजिटिव, तो इसका इंसिडेंस रे पॉजिटिव है, मतलब ये जो रेडियस कर्वेचर है वो इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ है तो पॉजिटिव आर है, यानी कि r1 पॉजिटिव आर है। जबकि ये जो रेडियस है वो इधर की तरफ है तो r2 निगेटिव आर है, r2 निगेटिव आर है, r2 निगेटिव आर है। ये साइन कन्वेंशन का कमाल है, ये 0 नहीं होगा। तो क्या होगा सर? म्यू माइनस 1 इंटू ये 1/r1 माइनस 1/r2, r1 क्या है? प्लस r, तो लिखो 1/r, और r2 क्या है? माइनस r, माइनस तो फॉर्मूले में है और ये माइनस r है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1 इंटू r, और ये 1 प्लस 1 हो गया 2/r। इसको पलटो उसको पलटो तो फोकल लेंथ कितना हो गया? देखो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का क्या r डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, r डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ माइनस 1, ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1। अब तुम्हें मैं पढ़ाता हूं कटिंग ऑफ लेंस, ये पूछता है कटिंग ऑफ लेंस। तो ये देखो, अगर ये लेंस है तो इसको 2 तरीके से काट सकते हैं अपन। एक तो ऐसे काट दो, ऐसे काटा तो क्या हुआ? एक लेंस ऐसा बन गया और एक लेंस ऐसा बन गया। अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ही है मान लो, तो यार अब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होगा, म्यू वही होगा। तो पहले अगर फोकल लेंथ इसका f है जो अभी निकाले हो, r डिवाइडेड बाय 2 म्यू माइनस 1 है, r डिवाइडेड बाय 2 म्यू माइनस 1 है, तो अब भी फोकल लेंथ वही होगा, r डिवाइडेड बाय 2 म्यू माइनस 1। क्यों सर? क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ अगर इस लेंस को ऐसे काटा गया है तो। लेकिन अगर इसी लेंस को मैं बोलूं तुम्हें, ये लेंस था, कौन सा लेंस था? ये वाला लेंस है, और इसको मैंने कट किया ऐसे, तो अब क्या हुआ? ये लेंस ऐसा बन गया है, ये लेंस ऐसा बन गया है। अच्छा, तो जब प्लेन सरफेस आता है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटिव हो जाता है। जब प्लेन सरफेस आता है
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी, और इधर वाले का तो आर और आर था ही, तो इन दोनों का फोकल लेंथ बराबर ही होता है। क्वेश्चन है कितना होता है सर, तो निकालते हैं फिर से लेंस मेकर फॉर्मूला से। तो 1/f लेंस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू, अब इधर से लाइट रे दो या इधर से दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो याद रखना कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दो दो निकाल के क्या करोगे। तो यहां पे क्या होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है आर, पॉजिटिव का आर, क्योंकि इधर से दे रहे हो तुम, तो 1/r1 का वैल्यू पॉजिटिव आर है, माइनस 1 ये प्लेन सरफेस का इंफिनिटिव है। तो फॉर्मूला जो अभी लगाया 1/r1 माइनस 1/r2, फॉर्मूला क्या है 1/fl इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी देखो, 1/r माइनस 1/r2, तो 1/इंफिनिटिव कितना हो गया 0। तो यहां से फोकल लेंथ क्या हुआ देखो, 1/fl का वैल्यू हो गया म्यू माइनस 1/r, तो इसको जब पलटी मारोगे तो इसको भी पलटी, तो fl क्या होगा r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। पहले कितना था वो देखो, r डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1, अब आया r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1, तो ये 2 इधर आ गया, तो r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 हो गया 2f। यानी कि जब इस तरीके से कट करते हो, इसका टोटल का फोकल लेंथ अगर f है, इसका फोकल लेंथ ट्वाइस ऑफ f हो जाता है, ट्वाइस ऑफ f हो जाता है। अब एक चीज है पावर, क्या है एक चीज पावर, तो पावर क्या होता है वो देखो इधर जल्दी से फटाफट से, पावर क्या होता है जल्दी से देखो, पावर होता है फोकल लेंथ का रिवर्स, पावर होता है फोकल मिरर का फोकल लेंथ का रिवर्स। मिरर का में माइनस 1/f होता है और लेंस में 1/f होता है, इससे 2023 में भी क्वेश्चन पूछा था। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि बताओ अगर इसका ओरिजिनल पावर p है तो इसका पावर क्या हुआ, अरे पावर होता है 1/f, f चेंज ही नहीं हुआ, तो अभी भी पावर p और p ही है। लेकिन अगर इसका पावर p है जो 1/f है, तो इसका पावर क्या हुआ, पावर होता है 1/f, 1/f हो गया 1/2f, तो 1/f हो गया p, तो नया वाला पावर क्या हो गया p/2। तो ऐसे कट करने से पावर तो आधा हो जाता है बट फोकल लेंथ डबल हो जाता है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, कहां पे नीट में, ये देखो जैसे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं तो मजा आएगा तुम्हें। जैसे ये देखो बोल रहा एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स मतलब दोनों बराबर बराबर वाला है, हैज पावर p, it is cut into two symmetrical halves, it is cut into two symmetrical halves by a plane containing the principal axis, the power of one part will be। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे जब करते हो तो पावर आधा हो जाता है इसका, देखो मजा आया, यही सिखाया, फोकल लेंथ डबल हो जाता है। देखो अभी तुरंत कितने क्वेश्चंस करवा दिया तुम लोगों को। ये पढ़ो क्वेश्चन को, बोल रहा है एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू टू हाफ्स, x डैश, ये बीच से काटा है, तो बीच से काटने में ना पावर चेंज होता है ना फोकल लेंथ। y डैश काटा, तो अब y डैश में ऐसा हो गया, तो पावर हो जाएगा आधा और फोकल लेंथ हो जाएगा डबल, जब ऐसे काटा y डैश वाला, और x डैश में p और f ही रहेगा। तो अब पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो, बोल रहा है लेट f डैश एंड f डबल डैश बी द फोकल लेंथ ऑफ कंप्लीट लेंथ, इसका फोकल लेंथ f है, each half in केस 1 में कैसे काटा x डैश वाला जो है वो f डैश है, यानी कि f डैश का वैल्यू f के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x और x डैश में फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है। f डबल डैश जो है वो क्या बोल रहा है, सेकेंड केस का है, तो सेकेंड केस का ये क्या है f डबल डैश, तो बोल रहा है रेस्पेक्टिवली, बोला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, f डबल डैश 2f के बराबर है, देखो f डबल डैश 2f, f डबल डैश 2f, f डबल डैश f नहीं होगा, f डबल डैश f नहीं होगा, और पहला f डैश किसके बराबर है f के, तो ये आंसर नहीं हो गया, बी आंसर हो गया। क्या देखते जा रहे हो तुम लोग। अब एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ा के इसको समापन करते हैं।
अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ा रहा हूं मैं, देख लो बेटा, दो चीज बस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से क्वेश्चन खूब पूछता है। तो लेंस जब कांटेक्ट में हो तब पूछता है बताओ इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगा। तो यहां पे इसका पावर जब P1 है, इसका P2 है, तो इसका नेट पावर जो होगा, जो एक लेंस का होगा, वो P इक्विवेलेंट होगा। तो P इक्विवेलेंट जो होता है वो इन दोनों का सम होता है सिंपली। तो पावर को सिंपली ऐड कर सकते हो। तो क्या होगा देखो, अगर P इक्विवेलेंट हुआ तो ये हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट, क्योंकि मैंने अभी तुरंत सिखाया पावर क्या होता है लेंस का, 1/f। ये क्या सिखाया जल्दी से देखो, देखो स्पीड करूंगा ना तो कोई मतलब नहीं रहेगा मेहनत का, 5-10 मिनट में हो जाएगा। प्रिज्म भी मैं भी तो लगा ही हूं। 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये करने से सर हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का F इक्विवेलेंट निकलता है। इस पे खूब क्वेश्चन पूछे, 2023 में भी क्वेश्चन पूछा। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन, एक मजा आएगा देखना। पहले ये देखो, बोल रहा है अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, मतलब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यही हुआ, फिट्स एग्जैक्टली इनटू प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस कैसा होगा वो देखो, ऐसा होता है कॉनकेव और ऐसा होता है कॉन्वेक्स। यह है कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स है तो ऐसा हो जाएगा। प्लेनो कॉनकेव है तो ऐसा और ऐसा हो जाएगा। प्लेनो कॉनकेव है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है। बोल रहा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये इसमें एग्जैक्टली सेट हुआ, मतलब इसका ये वाला सरफेस भी इतना ही बड़ा होगा और ऐसा होगा लेंस, यानी कि ये एक लेंस अलग है और ये एक लेंस अलग है, दोनों अलग अलग लेंस है, देखो ध्यान से। फिर क्या बोल रहा है, देयर प्लेन सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये भी सही है, ये प्लेन सरफेस ये प्लेन सरफेस पैरेलल है। बोल रहा है इफ द लेंसेस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, पहला वाला प्लेनो कॉन्वेक्स है तो ये हो गया μ1 एंड μ2, दूसरा वाला μ2 हो गया। ठीक, अगर ये एग्जैक्टली फिट हुआ है तो इस जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम रहा होगा। बोल भी रहा है एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द लेंसेस। तो दोनों फिट हुआ तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। बोल रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो अभी क्या सिखाया, ये जो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन होगा जिसे इक्विवेलेंट बोलते हैं, वो 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर होता है। तो पहले इसका फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा लेंस मेकर फॉर्मूला से 1/f1, फिर इसका फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा 1/f2 लेंस मेकर फॉर्मूला से, अलग अलग निकालो। ये ऐसे है और ये कैसे है, ये ऐसे है। तो 1/f इज इक्वल टू इसका μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1। तो 1/r1 कितना हो गया, 1/∞ माइनस ऑफ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है तो लिखोगे -r। देखो तो क्या होगा, 1/f1 इज इक्वल टू μ1 माइनस 1, 1/∞ होता है 0 और माइनस और ऑफ माइनस प्लस, तो हो गया 1/r। दूसरा निकालो इसका, इंसिडेंस रे इधर है तो इसका फोकल लेंथ निगेटिव होगा, याद रखना। इंसिडेंस रे इधर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होगा, तो क्या लिखोगे, ये μ2 माइनस 1 इंटू 1/r1, तो लिखो -r, गलत मत करना। और इसका -1/∞, सीख रहे हो, तो ये क्या हुआ, माइनस ऑफ μ2 माइनस 1/r। अब 1/f इक्विवेलेंट जो है बेटा वो 1/f1 प्लस 1/f2 है। तो 1/f1 क्या होगा, देखो ये होगा μ1 माइनस 1/r और 1/f2 क्या है, ये माइनस ऑफ μ2 माइनस 1/r। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, r, और ये हुआ μ1 माइनस 1 माइनस μ2 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये और ये खत्म, तो कितना हुआ μ1 माइनस μ2/r। तो किधर है μ1 माइनस μ2/r, ये 1/f के बराबर है,
1/f के बराबर है। हमें तो f पूछा है तो इसको भी पलटी मारेंगे तो इसको भी पलटी मारेंगे, तो f इक्विवेलेंट कितना हुआ याद रखो, r डिवाइडेड बाय μ1 माइनस μ2। देखो कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं तुम लोगों को, मजा आ रहा है बेटा। एक और करो, बोल रहा है टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2, ये f1 और ये f2 आर इन कॉन्टैक्ट कोएक्सियली, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो पावर क्या होगा, इक्विवेलेंट इसका और इसका सम, इसका पावर क्या होगा पहले वाले का 1/f1, दूसरे वाले का पावर क्या होगा 1/f2, तो कॉम्बिनेशन पावर का तो ये क्या होगा 1/f1 प्लस 1/f2, तो सॉल्व करो इसको, तो क्या हो गया f1 f2 और ये f1 प्लस f2, तो क्या हो गया आंसर f1 प्लस f2 बाय f1 f2। इस बार पावर पूछ दिया, तो क्या इस तरीके से एक और क्वेश्चन ऐसा बन सकता है बताओ मुझे, जहां पे ऐसे बोल दे कि एक लेंस है, दो लेंस है और बीच में पानी भर दिया, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। पढ़ो, बोल रहा है एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है 1.5 का, फोकल लेंथ 20 का, इसको कट कर दिया दो पार्ट में और पलटी करके लगा दिया एंड प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट एज शोन इन द फिगर। फिर बोला अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 इज फिल्ड एंड बिटवीन, तो अगर ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ना भी हो, μ1 μ2 हो, तो कहने का मतलब ये कितना लेंस बन गया, एक लेंस ये बना, दूसरा लेंस ये बना और तीसरा लेंस ये बना। अच्छा, तो इसका अलग निकालो फोकल लेंथ, इसका अलग निकालो फोकल लेंथ, इसका अलग निकालो फोकल लेंथ। बोल रहा है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो वो पावर से निकलता है P1 प्लस P2 प्लस P3, तो इक्विवेलेंट कितना होगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, और ये f1 f2 f3 कैसे निकलेगा, जो अभी पढ़ाए जा रहा हूं तभी से लेंस मेकर लगा के 1/f1 इज इक्वल टू इसका म्यू लो, μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1, या r1 कितना इन्फिनिटी, माइनस 1/r2, r2 कितना इधर की तरफ माइनस r, इसको सॉल्व कर दो 1/f1 निकला। इसका निकालो, इसका r1 जो होगा इधर की तरफ निगेटिव और r2 जो होगा इधर की तरफ पॉजिटिव, f2 निकालो, फिर से f3 निकालो। मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैं दो बार निकाला फोकल लेंथ, एक इसका और एक इसका, उस क्वेश्चन में क्या है 3 बार निकालो। वैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरे पास एक बहुत फास्टर मेथड है, मैं दो लेंस को एक बना के कर देता हूं, लेकिन अभी तुम लोगों को जो पढ़ाया वही सीख के जाओ तो कर दोगे। तो अगर 3 लेंस हुआ तो तीनों का अलग अलग लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के फोकल लेंथ निकालेंगे और फॉर्मूला में रख देंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा सर। अब एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये वाला ध्यान से देखना, फिर प्रिज्म पढ़ेंगे। ओके, बोल रहा है इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, देखो मैं ना इस बात पे बहुत विश्वास करता हूं कि अगर अंतरात्मा में कुछ होता है ना तो वो हो जाता है। देखना कल के एग्जाम में मेरे इस लेक्चर से पक्का क्वेश्चन होगा, देखना तुम। अब मैं 10-10 मिनट के न्यूटन्स लॉ भी दूंगा, जिसको देखना होगा देखेगा, नहीं देखना होगा नहीं देखेगा, लेकिन कल आएगा क्वेश्चन उससे। वर्क पावर एनर्जी 10 मिनट में दूंगा, रोटेशन के 3 क्वेश्चन 10 मिनट में दूंगा, वेव के 3 क्वेश्चन 10 मिनट में दूंगा। नहीं देखेगा नहीं देखेगा बच्चा, लेकिन कल मैं बताऊंगा। देखो 10-10 मिनट के लेक्चर से भी नीट में क्वेश्चन आया था। अब जब कर दिया तपस्या तो छोड़ना क्यों है यार, एक और मेहनत जारी करते हैं। चलो, तो बोल रहा है द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, तो देखो ये ऑब्जेक्ट है ना बेटा, मैंने क्या बताया, पहले इससे इमेज निकालो, तो लेंस फॉर्मूला लगाओ, तो इंसिडेंस रे पॉजिटिव है तो u का वैल्यू इस बार हो गया -30, f का वैल्यू हो गया इस बार कितना +20, क्योंकि इसका जो कर्वेचर है वही f लेगा ये, तो u पता है f पता है, तो लेंस का फॉर्मूला लगाना, लेंस मेकर मत लगाना, लेंस मेकर से फोकल लेंथ निकलता है, ऑलरेडी फोकल लेंथ दे रखा है, तो लगाएंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो हमें 1/v निकालना है, हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, 1/f यानी कि 1/20 प्लस 1/u माइनस 1/30, इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया 20 इंटू -30, ये -30 यहां आया और +20 यहां आया,
ये 1/v के बराबर हो गया। तो ये कितना हो गया, -10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू -30। ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, तो हो गया 1/60। तो v का वैल्यू हो गया 60 सेंटीमीटर। यानी कि लाइट रे यहां से जो आया वो अब 60 सेंटीमीटर पे गिरा। ये 50 है, यानी कि इससे 10 सेंटीमीटर इधर गिरा। अब ये प्लेन मिरर क्या करेगा, 10 सेंटीमीटर में इधर इमेज बना देगा। तो प्लेन मिरर दूसरा इमेज यहां बना देगा, लेकिन लाइट रे यहां नहीं रुकेगी। तो क्या होगा, ये जो 10 सेंटीमीटर पे इमेज बना है, ये पहला इमेज ऑब्जेक्ट का काम किया जिसका इमेज इसने बनाया। अब ये जो इमेज बना वो अब इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये इमेज यहां से 40 सेंटीमीटर पे है, क्योंकि टोटल 50 था और हमारा इमेज डिस्टेंस 60 आया पॉजिटिव का। मतलब इसने 60 पे इमेज बनाया, ये 50 है तो ये 10 हुआ। ये 10 पे टकराया है, ये वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट है, तो उसका रियल इमेज बनाया 10 पे। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -40 है, क्योंकि लाइट अब इधर से आ रही है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो पहला इमेज ये बना, दूसरा यही बना दिया मैंने, अब तीसरा बना रहा हूं, थर्ड इमेज बन रहा है इसमें। फाइनल का मतलब तीसरा इमेज भी बनाना पड़ेगा। अब तो तीसरा बनाने के लिए u का वैल्यू हो गया कितना, -40। f का वैल्यू कितना हो गया, अब लाइट इधर है और ये इधर की तरफ, अच्छा सॉरी, ये ऐसा पहला वाला सरफेस जिधर है ये इधर है, तो +20 लिखना पड़ेगा, +20 लिखना पड़ेगा। और क्या निकालना पड़ेगा, 1/v। तो 1/v क्या होता है, 1/f + 1/u। तो 1/f कितना हो गया, 1/20, और +1/u तो +1/-40। इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया 20 इंटू -40, ये हो गया -40 + 20 = 1/v। तो ये हो गया कितना, जल्दी बताओ, ये हो गया ऊपर में -20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू -40। तो माइनस माइनस खत्म, 20 खत्म, तो v पलटी ये पलटी, तो v का वैल्यू कितना हो गया फाइनली, 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव का। इसका मतलब ये जो लाइट रे आ रहा है ये यहां से 40 सेंटीमीटर पे इधर, ये 30 तो यहां पे अटैक करेगा। तो 40 सेंटीमीटर आंसर आ गया। देखो मजा आया तुम लोगों को। तो ये क्वेश्चन तुम अब बना के दिखाना, ये नीट का PYQ है, सॉल्यूशन भी कहीं मिल जाएगा, जरूर कर लेना सॉल्व, वैसे ही बनेगा। अब आया प्रिज्म। प्रिज्म में सिर्फ एक चीज पूछेगा तुमसे, जो बता रहा हूं वही। प्रिज्म में ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। इस सरफेस पे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जाने के बाद ये दूसरे सरफेस पे अटैक करता है, मान लो R' पे, और फिर इधर चला जाता है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो प्रिज्म करता क्या है, देखो लाइट को जाना चाहिए ऐसे, लाइट चला गया ऐसे, इसका मतलब फर्स्ट टाइम डेविएशन करता है। फिर लाइट को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे चला जाता है, यानी कि सेकंड टाइम डेविएशन करता है। यानी कि प्रिज्म में हमेशा क्वेश्चन पूछता है डेल्टा नेट, यानी कि Δ1 + Δ2। तो प्रिज्म का जो डेविएशन होता है जब हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं मैथमेटिक्स, तो डेल्टा जो होता है डेविएशन प्रिज्म का वो आता है I + E - A। डेविएशन, नेट डेविएशन कितना आता है प्रिज्म में, I + E - A। और एक कंडीशन प्रिज्म में होता है मिनिमम डेविएशन का। मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है कि I और E बराबर होता है, I और E बराबर होता है। जब I और E बराबर होता है तब ये इंसिडेंस एंगल जो होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म का आधा होता है। इंसिडेंस एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म का आधा होता है। बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो 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 बोलो। ये गलत बोल दिया थोड़ा सा मैं, रिफ्रैक्टेड एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म का आधा होता है। ये क्या लिख रहे हो सर, ये कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन लिख रहा हूं, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो प्रिज्म में हमेशा यही पूछता है कि मिनिमम डेविएशन क्या होगा। तो मिनिमम डेविएशन होगा जब I और E दोनों बराबर हो जाता है।
तो आई और ई बराबर होता है, तो या तो ई को आई लिख दो या आई को ई लिख दो, तो ये लिखते हैं 2i माइनस ए। तो यहां से आई का वैल्यू निकालते हैं अपन, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, आई इधर रखा, ये प्लस और ये 2, दिस इज इंसिडेंस एंगल। और आर का वैल्यू ऐसे केस में आता है ए बाई 2, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। किस जगह पे? इस जगह पे। तो हमेशा प्रिज्म में पूछता है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो इस जगह पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? 1 साइन आई बराबर म्यू साइन आर। आई का वैल्यू अभी मैंने लगाया है कितना? डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2, और ये क्या लगाया? म्यू साइन आर। साइन आर को नीचे लिख दूं, साइन नीचे लिख दिया, आर का वैल्यू ए बाई 2। ये होता है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 बाय साइन ए बाई 2। इस पे खूब क्वेश्चन आता है नीट में। अब स्मॉल एंगल अगर प्रिज्म का हो जाता है, स्मॉल एंगल अगर प्रिज्म का हो जाता है, तो स्मॉल एंगल में साइन थीटा जो होता है ना बेटा, वो थीटा के बराबर हो जाता है। तो अगर स्मॉल एंगल हो, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री हो, तो साइन थीटा, थीटा के जगह पे जो भी है वो वही हो जाएगा। यानी कि इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, और इसको क्या लिखेंगे? ए बाई 2। ये 2 खत्म, ये हो गया म्यू। तो ये म्यू को जब सजा के लिखोगे थोड़ा सा, तो क्या लिखोगे जल्दी से बताना, तो 1 मिनट में क्या लिखोगे? ये लिखोगे क्या? म्यू इंटू ए, डेल्टा मिनिमम प्लस ए इज इक्वल टू म्यू इंटू ए। तो डेल्टा मिनिमम कितना होगा? म्यू इंटू ए माइनस ए कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1। क्या निकला जल्दी से बताओ? डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा मिनिमम का ये भी एक जबरदस्त फॉर्मूला है कि डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। दिस इज डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला। अब 2 क्वेश्चन इस पे कर लेना, चलो जल्दी से। चलो ये PYQ है, तुम लोग थोड़ा अटेम्प्ट कर लेना यार। अब मैं सेशन भेजता हूं जल्दी से पहले। अब ये दोनों पढ़ लेना बेटा। लगभग सब कुछ कवर करने की कोशिश किया है। थैंक यू सो मच। 2-3 क्वेश्चन दिया, इसको कर लेना। कल जरूर इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। थैंक यू, लव यू, इतना प्यार देने के लिए, जो मुझे इतना एनर्जी दिया है कि मैं भी अपना एग्जाम ही दे रहा हूं। थैंक यू।